हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रामजी दास राठौर। मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु राठौर सर मैं स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हम कॉमर्स को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अकाउंट्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम लेखांकन की प्रमुख विशेषताओं के साथ क्लास को प्रारंभ करेंगे। आप सभी वीडियो से अंत तक जुड़े रहें। चलिए हम सभी क्लास को प्रारंभ करते हैं। लेखांकन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लेखांकन की विशेषताएं या तत्व निम्नलिखित हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने जाना था लेखांकन का इतिहास, लेखांकन का आशय, परिभाषा, और आज की वीडियो में हम विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इससे पूर्व हम इन ब्रीफ इस बात को जान लें कि लेखांकन का आशय है वित्तीय लेन देनों को पुस्तकों में लिखना, वर्गीकृत करना, उनका सारांश तैयार करना और उनका इंटरप्रिटेशन, निर्वचन करना। ये बात हमने पिछली वीडियो में आपके साथ की थी। तो अब हम विशेषताओं की चर्चा करते हैं। लेखांकन की प्रमुख विशेषताएं या तत्व, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो लेखांकन की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं या तत्व हैं, जिसमें सबसे पहला है पुस्तपालन पर आधारित, बेस्ड ऑन बुक कीपिंग। व्यावहारिक दृष्टिकोण से पुस्तपालन की समाप्ति के बाद लेखांकन प्रारंभ होता है। पुस्तपालन की क्रिया अर्थात रोजनामचा और खातों की सूचनाओं के आधार पर लेखांकन किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, वेयर बुक कीपिंग एंड्स देन अकाउंटिंग स्टार्ट्स। तो लेखांकन हमारा पुस्तपालन पर आधारित है, यह इस बात से प्रमाणित होता है। तो यह हमारी लेखांकन की पहली विशेषता थी। सेकंड वन है अंकों की पुनः सजावट, जिसको हम कहेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ फिगर्स। तो लेखांकन के अंतर्गत खातों के शेषों के आधार पर तलपट बनता है। तलपट के आधार पर निर्माण खाता, व्यापारिक खाता, लाभानी खाता, आर्थिक चिट्ठा तथा वित्तीय विवरण आदि बनते हैं। यानी लेखांकन में हम जो कार्य कर रहे हैं तो वह है हमारा कि जो हमारे पास डाटा पहले से उपलब्ध है, उस डाटा को हम एक तरह से रीअरेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी जिसे हम कहेंगे अंकों की पुनः सजावट। इसके बाद है थर्ड वन, कला और विज्ञान। तो लेखांकन के सिद्धांत और नियम निश्चित हैं, जिनके प्रयोग के द्वारा आर्थिक परिणामों को निकाला जाता है। इस कारण लेखांकन कला और विज्ञान दोनों हैं। अकाउंटिंग इज अ साइंस एंड आल्सो अ आर्ट। तो इसको हम कला और विज्ञान दोनों कह सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस, अ प्रॉपर प्रोसेस ऑफ अ वर्क इज कॉल्ड आर्ट। चूँकि कला और विज्ञान दोनों के गुण लेखांकन में पाए जाते हैं, इसलिए हम लेखांकन को कला और विज्ञान कह सकते हैं। अगली विशेषता है निश्चित समय, जिसे हम कहेंगे फिक्स्ड पीरियड। तो लेखांकन में परिणामों को एक निश्चित समय के बाद निकाला जाता है और ये अवधि एक कैलेंडर वर्ष यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक या वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। यानी आप अकाउंट्स में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वह इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर टाइम मिलेगी और वो आपका टाइम होगा फॉर 1 ईयर। यानी डेली आप अपने डाटा को चेक नहीं करने वाले हैं, बल्कि एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम पर आप अपने डाटा को अरेंज करेंगे और वो टाइम पीरियड आपका होता है जनरली कैलेंडर ईयर अथवा आपका फाइनेंशियल ईयर। और जैसा कि हम जानते हैं, कैलेंडर ईयर हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है
और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है, वह हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो निश्चित समय में आप अपने लेखांकन परिणामों को ज्ञात करते हैं। द नेक्स्ट वन, मौद्रिक लेन देन यानी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। तो लेखांकन की क्रिया में मौद्रिक लेन देनों को ही शामिल किया जाता है, यानी आप अकाउंट में जो आपकी एक्टिविटीज शामिल करेंगे वो आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होनी चाहिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। जो आपकी नॉन फाइनेंशियल टर्म्स हैं, अमौद्रिक तत्व हैं, जैसे आपका प्रबंधकों व कर्मचारियों की योग्यता, आपके जो मैनेजर्स हैं काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, वो ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, इफ़िशियंसी उनकी अच्छी है, कार्यकुशलता है, तो उस चीज़ की गणना हम अकाउंट्स में नहीं करते हैं। तो अकाउंटिंग में हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो ये थी हमारी 5th नंबर विशेषता, मौद्रिक लेन देन यानी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। द नेक्स्ट वन, इंटरप्रिटेशन, व्याख्या। तो लेखांकन के द्वारा आर्थिक परिणाम अर्थात लाभ या हानि की गणना कर उनकी व्याख्या की जाती है। इससे वित्तीय स्थिति की जानकारी होती है। तो कहने का एस्पेक्ट ये है कि आप जब अपने अकाउंट्स को तैयार करते हैं और उनके द्वारा जो आर्थिक परिणाम यानी आप जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आप बनाते हैं, तो उसके द्वारा जो आपने लाभ हानि कैलकुलेट किया है, लाभ हानि की गणना की है, उसकी व्याख्या की जाती है और इससे आपको अपने व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति की जानकारी होती है। यदि अकाउंटिंग नहीं होता तो यह जानकारी आपको नहीं मिल पाती, क्योंकि बुक कीपिंग में हम केवल जनरल एंट्री और लेजर के साथ उसके बैलेंस निकालने को ही शामिल करते हैं और इसके बाद का सारा काम यानी ट्रायल बैलेंस से लेकर के अंतिम खाते बनाना और अंतिम खाते बनाने के बाद उनकी परिणाम निकालना, उनकी व्याख्या करना, ये सारा का सारा काम आप अकाउंटिंग में करते हैं। तो अकाउंटिंग की एक विशेषता हमारे पास क्या है, वो है हमारा इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या करना। तो लेखांकन के द्वारा आपके जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हुए हैं उनकी आप व्याख्या करते हैं, उनको विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। द नेक्स्ट वन है प्रयोग, जिसे हम कहेंगे यूजेस। तो लेखांकन व्यवसाय की भाषा है जैसा कि हम जानते हैं और इसका प्रयोग वित्तीय एवं अन्य व्यावसायिक सूचनाएं व्यक्तियों, सरकार, वित्तीय संस्थाओं एवं समाज के अन्य वर्गों को प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो कहने का एस्पेक्ट ये है कि जो अकाउंटिंग है तो उस अकाउंटिंग का प्रयोग आप अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशंस को बिजनेस से संबंधित व्यक्तियों के लिए, सरकार के लिए, वित्तीय संस्था के लिए, समाज के अन्य वर्गों जिसमें कर्मचारी भी आपके शामिल हैं, तो उन सब के लिए भी अकाउंटिंग समान रूप से उपयोगी है। तो इस तरीके से अभी हमने चर्चा की कि लेखांकन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम अकाउंट्स के बारे में पूरी डिटेल स्टडी इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और इन वीडियो को बनाते समय यह प्रयास किया गया है कि इसको हम छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से टॉपिक वाइज स्टडी करते जाएं, डिटेल उसको समझते जाएं, जिससे कि यह हमको फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरी तैयारी हम इनके माध्यम से कर सकें। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं और अगला प्रश्न है लेखांकन के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो इसमें अब हम इसके लेखांकन के उद्देश्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेखांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो लेखांकन के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं, जिसमें सबसे पहला उद्देश्य है हमारे पास, वह है अशुद्धियों पर नियंत्रण यानी कंट्रोल ऑन एरर्स। तो लेखांकन जो आप कर रहे हैं तो उसमें मेन ऑब्जेक्ट आपका क्या है कि आप अपनी अशुद्धियों को कंट्रोल कर सकें। तो इसके लिए लेखांकन का जो मुख्य उद्देश्य है, लेखांकन के सिद्धांतों के आधार पर पुस्तपालन के कार्यों की जांच कर अशुद्धियों को सुधारना है। इसमें अशुद्धियों पर नियंत्रण रखता है इससे और भविष्य की त्रुटियों को
रोका जा सकता है। सेकंड वन, शुद्ध लाभ हानि की गणना करना यानी कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो लेखांकन करने का उद्देश्य एक निश्चित अवधि के बाद लाभ हानि खाता के निर्माण द्वारा व्यापार की शुद्ध लाभ या हानि की गणना करना है। व्यापार के आर्थिक परिणामों का प्रतीक शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि है। यानी आप अकाउंटिंग की जो मेन ऑब्जेक्ट है, तो पहले दो उद्देश्य हम विशेष ध्यान रखेंगे, और जिसमें हमारा है पहला क्या, कंट्रोल ऑन एरर्स, यानी कि जितनी भी लेखांकन की आपकी अशुद्धियां हो सकती हैं, उन अशुद्धियों को आप लेखांकन के द्वारा रोकने का प्रयास करते हैं और उनको नियंत्रित करते हैं। साथ ही साथ उन गलतियों को भविष्य में दोहराया ना जाए, इसका भी आप प्रयास करते हैं। देन सेकंड वन, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका एस्पेक्ट क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो लाभ हानि निकले तो वह शुद्ध होना चाहिए, यानी किसी भी तरीके की उसमें भी कोई गलती ना हो, और शुद्ध लाभ हानि की गणना करने के लिए हमको लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। बिना लेखांकन के हम लाभ हानि की गणना भी नहीं कर सकते हैं। तीसरा है समायोजन करना, दैट मीन्स टेक टू मेक एडजस्टमेंट्स। तो इसमें आप क्या करते हैं कि जो भी आपकी एडजस्टमेंट्स हैं वर्ष के, तो पुस्तपालन में केवल मौद्रिक लेन देनों का लेखा होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि उसमें केवल हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, किसमें, बुक कीपिंग में। और लेखांकन के अंतर्गत आपके जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, रिजर्व फॉर बैड डेट्स है, अप्राप्य ऋणों के लिए संचय है, या रिजर्व फॉर डिस्काउंट है आपका, तो इन सब चीज़ों का समायोजन लेखा, एडजस्टमेंट जो प्रोसेस है आपका, तो उसके साथ ही हम व्यापार का लाभ हानि ज्ञात कर पाते हैं। यदि हम अकाउंटिंग प्रोसेस में एडजस्टमेंट को शामिल नहीं करेंगे, यानी जो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, रिजर्व फॉर बैड डेट्स है, डिस्काउंट है, यदि इसको हम एडजस्ट करके नहीं चलेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वह करेक्ट नहीं आएगा। यानी अकाउंटिंग का एक उद्देश्य हमारे पास क्या है कि हम वर्ष के अंत में प्रॉपर एडजस्टमेंट, समायोजन भी करें। द नेक्स्ट वन है आपके लिए वित्तीय स्थिति की जानकारी। तो नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लेखांकन में आप जो तैयार करते हैं वह है तलपट, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। इसका निर्माण कर हम व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी लेते हैं। यदि व्यापार की पूंजी तथा दायित्व से संपत्तियां अधिक होती हैं तो व्यापार की स्थिति सुदृढ़ मानी जाती है। तो कहने का एस्पेक्ट क्या है कि आपकी जो कैपिटल और लायबिलिटीज हैं उससे आपकी संपत्तियां अधिक होनी चाहिए, और यदि ऐसी स्थिति है तो आपकी जो व्यापार की पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति है, उसको हम स्ट्रांग मानेंगे। और वाइस वर्सा यदि ये अपोजिट है, दैट मीन्स कि आपकी कैपिटल और लायबिलिटी ज़्यादा है और आपकी एसेट्स कम हैं, तो ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा कि आपका व्यवसाय प्रॉफिटेबल पोजीशन में नहीं है। और ये वित्तीय स्थिति की जानकारी हमको लेखांकन द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, इसलिए हमें लेखांकन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो उद्देश्य था हमारा वह क्या है कि नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति की जानकारी भी हमको लेखांकन के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो पाती है। द नेक्स्ट वन, कर योग्य आय का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो लेखांकन के सिद्धांतों के आधार पर निर्मित आर्थिक चिट्ठा और आय विवरण से व्यापार और व्यापारी की कर योग्य आय को निकाला जाता है। न्यायालय तथा आयकर विभाग भी इन लेखों को मान्यता देता है। तो कहने का एस्पेक्ट क्या है कि जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनके बेस पर आप अपने अंतिम खाते तैयार करते हैं, यानी आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आप तैयार करते हैं, आप अपने इनकम स्टेटमेंट को तैयार करते हैं। तो इससे क्या है कि आपके एक तो व्यापार की और व्यापारी की कर योग्य आय, व्यापार की और व्यापारी की कर योग्य आय, टैक्सेबल इनकम को आप कैलकुलेट करते हैं, और इसमें जो रूल्स रेगुलेशंस आप प्रयोग करते हैं तो उनको
बाई कोर्ट यानी न्यायालय द्वारा और बाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो वो भी आपके लेखों को मान्यता देते हैं। तो इस तरीके से आप डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ज्ञात करते हैं। तो लेखांकन का एक उद्देश्य हमारा क्या है? कर योग्य आय का निर्धारण करना। द नेक्स्ट वन, वैधानिक उद्देश्य यानी लीगल ऑब्जेक्ट्स। तो व्यापारी को अपने व्यापार पर आयकर, विक्रय कर, संपत्ति कर आदि देना पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आप कोई भी व्यापारी हो, आपको अपने व्यापार पर इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, जिसका नाम अब बदल के आपका जीएसटी हो गया है, आपकी प्रॉपर्टी टैक्स है, संपत्ति कर है, ये सारे टैक्स आपको देना पड़ता है। तो इन टैक्सेस को देने के लिए आपको प्रॉपर अकाउंट्स को तैयार करना बहुत आवश्यक है। तो लेखांकन व्यापारी के इन वैधानिक उद्देश्यों को पूरा करता है। यदि आप लेखांकन को तैयार नहीं करेंगे तो ये हमारे लीगल ऑब्जेक्ट्स भी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए भी हम लेखांकन को तैयार करते हैं। द नेक्स्ट वन, संबंधित पक्षों को सूचना देना, टू गिव इंफॉर्मेशन टू रिलेटेड पार्टी। तो लेखांकन से व्यापार से संबंधित पक्ष, जैसे आपकी कई सारी पार्टीज हैं जिसमें आपके लेनदार हैं, क्रेडिटर, डेब्टर, देनदार, विनियोक्ता, इन्वेस्टर, आपके मैनेजर, प्रबंधक, कर्मचारी, जनता यानी आम पब्लिक, गवर्नमेंट। तो ये सभी के सभी पार्टीज आपके व्यापार से जुड़ी रहती हैं किसी न किसी प्रकार से। तो इन सबको व्याख्यात्मक और वस्तुपरक आर्थिक सूचनाएं मिलती हैं। तो अकाउंट के माध्यम से जो भी जानकारी ये इंटरेस्टेड पार्टीज चाहती हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग के द्वारा आसानी से उपलब्ध हो पाती हैं, और इन इन्फॉर्मेशंस के आधार पर ही वे अपने हितों की रक्षार्थ कार्य करते हैं। तो कहने का एस्पेक्ट ये है कि कोई कर्मचारी है या मैनेजर है या देनदार है, विनियोक्ता है, तो वो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के आधार पर जज करते हैं कि आपका व्यापार सही चल रहा है या नहीं, उनका हित, इंटरेस्ट कहाँ तक सिक्योर्ड है, सुरक्षित है। द नेक्स्ट वन ऑब्जेक्ट इज दैट बेसिस ऑफ अकाउंट ऑडिटिंग। तो अंकेक्षण का आधार। तो पुस्तपालन के बाद लेखांकन का कार्य होता है, जैसा कि हम जानते हैं, और लेखांकन के कार्य की समाप्ति के बाद अंकेक्षण ऑडिट का कार्य होता है, और अंकेक्षण का आधार आपका लेखांकन है। तो जैसे पुस्तपालन के बेस पर हम लेखांकन का काम करते हैं और लेखांकन के बेस पर हमारा ऑडिटिंग का काम होता है, यानी हम विदाउट अकाउंटिंग ऑडिटिंग के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए हमको अपने अकाउंट्स को टाइमली प्रॉपर तरीके से बनाना अनिवार्य है ताकि हम अपने व्यवसाय का ऑडिट समय पर करा सकें। तो एक उद्देश्य हमारे पास ये भी था कि बेसिस ऑफ ऑडिटिंग अंकेक्षण का आधार हमारे लिए यह माना जाता है। तो इस तरीके से हमने लेखांकन के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की, और आज के वीडियो में हम लास्ट टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करेंगे, और वो है आपकी लेखांकन की आवश्यकता एवं लाभों का वर्णन कीजिए। तो लेखांकन की आवश्यकता क्या है या उसके लाभ क्या हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये आसानी से हम छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से अकाउंट को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनको आप क्वेश्चन वाइज भी याद रख सकते हैं और इसके नोट्स भी आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। चलिए, लेखांकन की आवश्यकता एवं लाभों का वर्णन। तो लेखांकन से संबंधित पक्षों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। जो भी पार्टीज आपकी जुड़ी हुई हैं उनको क्या क्या बेनिफिट मिलता है? तो सबसे पहला बेनिफिट ये बताते हैं कि नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो लेखांकन से व्यवसायी को अपने व्यापार की वास्तविक आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर वह व्यापार की भविष्यकालीन योजनाएं बनाता है। उसे ये भी जानकारी मिलती है कि व्यापार की संपत्तियां और देयताओं की स्थिति क्या है। तो कहने का एस्पेक्ट ये है कि यदि आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन सही पता नहीं है तो आप फ्यूचर के लिए जो भी प्लान करना चाहते हैं वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा। यानी आपकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए अकाउंट बेस का काम करता है, और साथ ही साथ एक व्यापारी को ये भी पता लग जाता है आसानी से कि आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की क्या पोजीशन है। और जैसा कि अभी हमने पिछले समझा था कि हमारी लायबिलिटी और कैपिटल से ज़्यादा हमारी एसेट्स हमेशा होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो हमारा बिजनेस सेफ है, अन्यथा की स्थिति में हमारा बिजनेस डेंजर जोन में चल रहा है, और टेक अ करेक्टिव एक्शन, सही प्रयास हमको व्यवसाय के लिए करना होगा, अन्यथा हमारा व्यवसाय और घाटे में जा सकता है।
तो पहला है हमारा आर्थिक स्थिति की जानकारी हमको मिल पाती है। सेकंड वन, अशुद्धियों को शुद्ध करना यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो लेखांकन से लेखों की शुद्धता की जानकारी होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं, तो जो आपने जनरल एंट्री आपने की और लेजर आपने किया, अब उसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाया। तो ट्रायल बैलेंस का एस्पेक्ट क्या है कि हम जो स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं उसमें हम अपनी लेजर अकाउंट्स के सभी खातों के शेषों की लिस्ट का प्रयोग करते हैं। तो उस ट्रायल बैलेंस का मिलना एक तरह से इस बात का प्रमाण माना जाता है कि हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी अकाउंट्स में है, और यदि कोई अशुद्धि है तो हम उसको तत्काल रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो अशुद्धियों का दूर करना यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो लेखांकन से लेखों की शुद्धता की जानकारी आपको होती है। परिणाम स्वरूप आपकी जो भी एरर्स हैं, अशुद्धियाँ हैं, उनको आप तत्काल दूर कर लेते हैं। द नेक्स्ट वन, छल कपट पर नियंत्रण, तो जिसको हम कहेंगे कंट्रोल ऑन फ्रॉड्स। तो जो व्यावसायिक संस्थान के कर्मचारी वैज्ञानिक आधार पर खाता बही का निर्माण करते हैं, इससे कर्मचारियों को छल कपट का अवसर नहीं मिल पाता। तो कहने का एस्पेक्ट ये है कि आपने जो डबल एंट्री सिस्टम यूज किया है, अकाउंटिंग प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं, तो वो एक साइंटिफिक सिस्टम है, और साइंटिफिक सिस्टम होने के कारण कर्मचारी को इतना स्पेस ही नहीं मिल पाता कि वो किसी भी तरह का छल कपट या फ्रॉड आपके अकाउंट्स में कर सके। तो परिणाम स्वरूप छल कपट पर नियंत्रण रहता है। और यदि आप अकाउंटिंग का यूज नहीं करेंगे, आपके व्यवसाय में कोई भी लिखा पढ़ी आप नहीं कर रहे हैं, टाइम टू टाइम आप अकाउंट्स को तैयार नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके व्यवसाय में छल कपट फ्रॉड्स बढ़ने की संभावना लगातार बढ़ेगी। तो अकाउंटिंग हमको छल कपट को रोकने में भी मदद करता है। तो कंट्रोल ऑन फ्रॉड्स। द नेक्स्ट वन, हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स। तो कर निर्धारण में ये आपको सहायता देता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक व्यवसायी को कई प्रकार के कर देने पड़ते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो टैक्स हैं उनको डिटरमाइन करने में, निर्धारित करने में आपको अकाउंट सपोर्ट करता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बाय कोड इसमें वैज्ञानिक आधार पर रखे गए खातों को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। कहने का एस्पेक्ट ये है कि आपने जो अकाउंट्स बनाए हैं वो प्रॉपर वे डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने बनाए हैं, उनको प्रॉपर सिद्धांतों के साथ बनाया है, तो उनको वैधानिक मान्यता प्राप्त है। अन्यथा आपके अकाउंट्स में करेक्शन करना पड़ेगा। तो जो प्रॉपर चैनल आप अकाउंट्स को तैयार करते हैं, तो वह आपके कर निर्धारण में भी सहायक आपको बनते हैं। द नेक्स्ट वन है व्यापार का उचित मूल्यांकन, तो जिसको हम बोलेंगे प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। तो लेखांकन पर आधारित खातों के द्वारा किसी भी व्यापार का उचित मूल्यांकन करना सरल होता है। अब कहने का एस्पेक्ट ये है कि हम अपने व्यवसाय को बेचना चाहें अथवा हम किसी दूसरे व्यवसाय को खरीदना चाहें, तो हमको उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा, और मूल्यांकन करने के लिए हमको उस व्यवसाय के अकाउंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो बिना अकाउंट्स के आधार पर हम व्यवसाय की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्यापार के उचित मूल्यांकन के लिए भी हमें अकाउंट्स सपोर्ट करते हैं। तो किसी भी व्यवसाय के क्रय विक्रय के समय ये खाते विश्वसनीय माने जाते हैं। द नेक्स्ट वन आपका है कि वैधानिक मान्यता, तो लीगल रिकॉग्निशन। तो कोई डिस्प्यूट होता है, विवाद की स्थिति में ये खाते न्यायालय में प्रमाण के रूप में वैधानिक मान्यता प्राप्त हैं। तो जो भी डिस्प्यूट हुआ है उस स्थिति में यदि आप इसको एज ए एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं आपके अकाउंट्स को, तो उनको लीगल रिकॉग्निशन मिलता है, और वैज्ञानिक ढंग से रखे गए खातों के आधार पर न्यायालय को निर्णय देने में सुविधा रहती है। अब यदि आपके पास पूरी जानकारी है और प्रॉपर चैनल आप उसको अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन किया है, तो जजमेंट करते समय कोर्ट उनको बेस मान के चलेगा और उसके आधार पर निर्णय करने में उसे सरलता रहेगी। द नेक्स्ट वन, ख्याति के निर्धारण में सहायक, तो हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल। तो लेखांकन पर आधारित खाता बही के द्वारा किसी भी व्यवसाय की ख्याति का मूल्यांकन करना सरल होता है। तो यदि हम किसी भी बिजनेस की गुडविल को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो गुडविल कैलकुलेशन के लिए, जैसा कि आप यदि पहले पढ़ चुके हों, 12th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि हम गुडविल जो कैलकुलेट करते हैं वो एवरेज प्राइस मेथड पर, एवरेज प्रॉफिट मेथड है हमारे पास, सुपर प्रॉफिट मेथड है। तो जो प्रॉफिट की जो बात आ रही है, तो वो सारा प्रॉफिट आपको कहाँ से मिलेगा? अकाउंट्स के माध्यम से। तो इस तरीके से आपके अकाउंट्स आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के समय भी मदद करते हैं। ख्याति का मूल्यांकन आप आसानी से निकाल सकते हैं।
द नेक्स्ट वन है हेल्पफुल इन टेकिंग लोन, यानी ऋण लेने में सहायक। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यवसाय को प्रारंभ करते समय आपको हो सकता है कुछ कम पैसे की आवश्यकता पड़े, लेकिन जैसे जैसे आपका व्यवसाय बढ़ता है आपके पैसे की आवश्यकता लगातार बढ़ती जाती है और फिर आपकी कैपिटल आपको कम पड़ने लगती है, तो उस स्थिति में आप कहीं से ऋण लोन लेना चाहते हैं। तो जब आप लोन लेना चाहते हैं तो बैंकिंग संस्थाएं, विनियोक्ता और ऋणदाता लेखांकन के सिद्धांत पर आधारित खातों की विश्वसनीय मानते हैं। परिणाम स्वरूप आपको ऋण आसानी से मिल सकता है। यदि आपका अकाउंट प्रॉपर नहीं है तो आपको ऋण आसानी से नहीं मिल पाएगा। तो इन फ्यूचर यदि आप अपने बिजनेस के लिए कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो आप अपने अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन आवश्यक रूप से करें। द नेक्स्ट वन, दिवालिया घोषित कराने में सहायक। तो हेल्पफुल इन डिक्लेयरिंग एज एन इंसॉल्वेंट। तो न्यायालय किसी भी व्यक्ति को दिवालिया घोषित करने से पूर्व उसकी आर्थिक स्थिति को जानना चाहता है। कहने का एस्पेक्ट ये है कि यदि आपकी लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और एसेट्स आपके पास कम हैं, तो इस स्थिति में चूंकि व्यावसायिक घाटा लगातार होता जा रहा है, आप लोगों का पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, तो आप अपने आप को कोर्ट में दिवालिया घोषित कराने के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं। अब न्यायालय आपको दिवालिया घोषित करना चाहता है तो उसके पहले वो आपकी आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहता है कि एक्चुअल में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है क्या। तो व्यापार की पुस्तकें लेखांकन के नियमों पर आधारित रहने से, क्योंकि आपने जो अकाउंट्स की बुक हैं और आपके प्रॉपर रूल्स हैं उनके आधार पर ही आपने अकाउंट्स को तैयार किया है, तो न्यायालय को निर्णय लेने में सरलता होती है कि आपने जो जानकारी दी है वो सही है और बाकी में आपके व्यवसाय में घाटा हो चुका है और आगे आपका व्यवसाय कभी भी फायदे में नहीं चल सकता है, तो न्यायालय ये जजमेंट ले सकता है कि आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाए। तो इस तरीके से दिवालिया घोषित करने की स्थिति में भी आपके अकाउंट्स आपको मदद करते हैं। द नेक्स्ट वन, महत्वपूर्ण सूचनाओं का ज्ञान, जिसे हम बोलेंगे नॉलेज ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस। तो व्यापारी को लेखांकन के द्वारा क्रय विक्रय, अंतिम स्टॉक, आय व्यय, संपत्ति देयताएं आदि की स्थिति की अद्यतन सूचनाएं मिलती हैं। तो कहने का एस्पेक्ट ये है कि जो आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है अकाउंट्स के द्वारा? आपका परचेज कितना है, सेल्स कितना है, आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, आपकी एसेट्स कितनी हैं, लायबिलिटीज़ क्या हैं। तो इन सब की अपडेटेड सूचनाएं यानी करंट पोजीशन की जानकारी आपको मिल पाती है और इन सूचनाओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दीज इन्फॉर्मेशन व्यापारी अपने व्यापार की स्थिति जानता है, यानी आपको अपनी एक्चुअलिटी का पता लग जाता है। आप अपनी व्यापारिक कमियों को समझते हैं कि आपके व्यापार में क्या क्या कमजोरी चलती हैं और उन्हें आप दूर करने का प्रयास करते हैं। तो उन्हें दूर करता है, भविष्य की योजनाएं बनाता है, आप अपने भविष्य के लिए प्लान करते हैं और व्यापारिक नीतियों का निर्माण करता है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण सूचनाओं का ज्ञान आपको अकाउंट्स के माध्यम से हो पाता है। तो नॉलेज ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। द नेक्स्ट वन है आपके लिए तुलनात्मक अध्ययन में सहायक, तो जिसे हम कहेंगे हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। तो विभिन्न वर्षों के अंतिम खातों का तुलनात्मक अध्ययन कर अपने व्यापार की प्रवृत्ति को जानने में व्यापारी सक्षम होता है। उसे यह स्पष्ट जानकारी मिलती है कि व्यापार उन्नति की ओर है या अवनति की ओर है, यानी आप प्रोग्रेस कर रहे हैं या डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो ये कब जानकारी मिलेगी आपको? जब आप कंपैरेटिव स्टडी कर पाएंगे। तो पिछले वर्ष की तुलना आप चालू वर्ष से करते हैं और इस तरीके से आप ये जान पाते हैं कि अंतिम खातों का जो हमने कंपैरेटिव स्टडी की तो उससे हमको ये प्राप्त जानकारी हो पाती है कि व्यापार का ट्रेंड क्या है, व्यापार किस ओर जा रहा है, हमारा व्यापार प्रोग्रेस कर रहा है या डिफॉल्ट कर रहा है। प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम वही काम करेंगे जिससे और प्रगति हो। और यदि हम अवनति की ओर हैं, हम डिफॉल्ट हो रहे हैं, तो हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे, टेक अ करेक्टिव एक्शन। तो इसमें हमको अकाउंट सपोर्ट करता है। द नेक्स्ट वन, साझेदारी में सहायक, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप। तो इसमें क्या होता है कि नए साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण, मृत्यु या
साझेदारी फर्म के दिवालिया होने की स्थिति में लेखांकन की विशिष्ट भूमिका होती है। इनके आधार पर ख्याति का निर्धारण करना, लाभानी समायोजन खाता बनाना, पूंजी खाता बनाना आदि सरल होता है और साझेदारी में विवाद की स्थिति में ये खाते निर्णय करने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो जो आपके अकाउंट्स हैं वो आपको पार्टनरशिप में भी सपोर्ट करने वाले हैं। किस तरीके से कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कोई अवकाश ग्रहण करता है आपका, किसी पार्टनर की डेथ होती है या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, तो उस स्थिति में आपको अकाउंट्स काफ़ी सपोर्ट करता है और इन्हीं के आधार पर डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल ख्याति को निर्धारित आप करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाते हैं, लाभानी समायोजन खाता आप बनाते हैं, पूंजी खाता आप बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट आप बनाते हैं। तो इस सब में आपको अकाउंट्स प्रॉपर मदद करता है। और लास्ट वन कि यदि पार्टनरशिप में कोई डिस्प्यूट होता है, साझेदारी में विवाद होता है, तो उस स्थिति में ये खाते निर्णय करने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो आसानी से हम जजमेंट ले सकते हैं और पार्टनर के बीच हुए डिस्प्यूट को समाप्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो में लेखांकन की उद्देश्य विशेषताओं के साथ आपके साथ चर्चा की। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और मैं आप सभी से अपील करूंगा कि वीडियो को एक दो बार आप आसानी से सुने, समझें। इसमें आपको अकाउंट्स के एक एक शब्द को समझाने का प्रयास किया गया है और इस वीडियो का उद्देश्य केवल आज की तैयारी नहीं है, ये आपको प्रेजेंट में तो मदद करेगा ही, साथ ही साथ आप फ्यूचर में किसी भी तरह के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को यदि देना चाहते हैं तो जहां आपका कॉमर्स सब्जेक्ट रहेगा, निश्चित तौर पर आपको ये वीडियो भी वहां पर मदद करेगा। और वीडियो के बाद में हम जहां चैप्टर हमारा अंत होगा तो उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर भी चर्चा करेंगे और यहाँ वीडियो में कंटिन्यू आपको क्वेश्चंस के माध्यम से ही समझाना जारी रखा जाएगा, जिससे कि आप आसानी से छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से पूरे अकाउंट्स को समझ सकें। आप सभी ने वीडियो को ध्यान से सुना, देखा, समझा, उसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।